तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम में लगे होंगे। तो जी हाँ, आ चुका है बिहार बोर्ड की तरफ से आपका मॉडल सेट, और आज हम करने जा रहे हैं मॉडल सेट में साइंस विषय का तकरीबन 80 ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एक वीडियो के बीच में आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग है। साथ ही साथ सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन को रखा गया है ताकि आपको बताया जा सके कि किस किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो बिना किसी विलंब के चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास ये रहा। हम थोड़ा सा इसको क्या करते, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से समझते चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पॉइंट समझिए। पहला बोला है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्न का उत्तर देना है। तो अब ये क्लियर हो चुका है आपके पास कि अगर 80 सवाल होंगे तो हमें कितना का जवाब देना है, 40 का। मतलब 50% हमको जवाब देना और 50% हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर, मतलब आप जो भी एग्जाम में दीजिएगा तो इस तरह से आपको ओएमआर दिए जाएंगे। जो सही होगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें इसको आपको भरना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने सबसे पहला सवाल आपके एकदम नजदीक में ही है। सबसे पहला सवाल है हमारा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है, मतलब कोई फिक्स नहीं होता है समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, अनंत होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। हम इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम केवल क्वेश्चन करते चलेंगे ताकि कम समय में पूरा हो सके। अब उतना समय नहीं है डिस्कशन के लिए। नंबर 2, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो हमेशा जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा दर्पण के कहा, इसमें हमेशा दर्पण के कहा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनेगा दर्पण के आगे। तीसरा, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण क्या है। तो देखिए सीधा ऐसे करना, 90 डिग्री माइनस में कर देना आपको 30 डिग्री। बराबर आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंटी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी। ठीक है, यहां तक हो गया। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 में पढ़ेंगे एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। देखिए एक दर्पण पर यदि आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल भी सी ही होगी, और इसका आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा कि जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं उन सबका आंसर 100% सही है, और एक भी आप क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही में सब्जेक्टिव के प्रश्न को आप खुद से हल करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो हम फिर से एक बार सब्जेक्टिव का प्रश्न उत्तर भी साथ लेके आएंगे। आपको केवल जो दिया जा रहा है केवल उस पर फोकस रखना और उस पर केवल पढ़ाई करनी है। ठीक है, सवाल नंबर 5 पे आते हैं। बोले कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। ठीक है, बोला कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ध्रुव पे। कहां पे लिया जाता है मूल बिंदु, तो ये लिया जाता है आपके ध्रुव के ऊपर। नंबर 6, सबसे आसान सवाल क्या है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति। तो देखिए जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगी तो उसकी गति क्या होगी, घटेगी। ठीक है, जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो क्या होगी, उसकी। नंबर 7 में कह रहा है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो अपवर्तन के कारण हमेशा अपना तरंग दैर्ध्य बदलेगा। ठीक है, मतलब जब जब मान चलिए अपवर्तन अगर बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य घटेगा, और अगर अपवर्तन घटेगा तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, ये हो गया इसका वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर, रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या है। तो देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी लेंस की क्षमता हो जाती है 2 डायोप्टर। ठीक है, ये सब कुछ प्रश्न आपको याद करने पड़ेंगे। तेलीय कागज कैसा होता है, जैसे मान चलिए कि एक कागज है। ठीक है, हमने इसके एक साइड में हमने क्या लगा, तेल लगा दिया पूरा। तो क्या होगा कि जब आप इससे देखिएगा तो ये आपको धुंधला दिखाई देगा। धुंधला दिखाई देने के कारण क्या हो जाता है, तेलीय कागज जो होता है हमेशा वो पारभाषक होता है ना, वो उसको आपको सही से दिखेगा ना सही से आने वाले प्रकाश को रोकेगा। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका पारभाषक। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। बोले कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम किस में होती है, प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम किस में होगी, ठोस में। ठीक है, इसमें ठोस क्या है, इसमें ठोस अभी हमारे लिए क्या है, कांच है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। आपका क्या है 11 में क्या कर बोला कि टॉपिक देखिए, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भाग पर
मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो आंसर हो जाएगा आपका दृष्टिपटल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहा जाता है रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए 12 की तरफ। देखिए नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, तो नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग हमेशा क्या कहलाएगा, कॉर्निया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा सुधार दोष किया जाता है, तो बाइफोकल लेंस हमेशा हम दूरदृष्टि दोष को सुधारते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रोड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, तो रोड्स कोशिकाएं हमेशा धुंधली रोशनी या कम रोशनी, जब होता है ना कि कम रोशनी होता है तो हम आंखों को थोड़ा ऐसा बड़ा करते हैं ताकि हम थोड़ी आंखों को किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, तो रोड्स कोशिकाएं हमेशा धुंधली रोशनी या कम रोशनी के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लाइंड स्पॉट्स में नहीं होता, ब्लाइंड स्पॉट्स में रोड्स और कॉन्स नहीं पाए जाते, ब्लाइंड स्पॉट्स में क्या नहीं पाए जाएंगे, रोड्स और कॉन्स। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करते हैं, तो देखिए विद्युत जो फ्यूज है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर करती है, किस पे काम कर प्रभाव पर, लेकिन इसमें कहीं भी तापीय प्रभाव नहीं है, इस कारण से ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। एक अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। 17 में बोल रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो देखिए कुंडली जो होती है, कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन हम थोड़ा तेजी से करें क्योंकि कम समय में रिवीजन हो सके। उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होगा, तो जूल प्रति सेकंड जो है आपका, जूल प्रति सेकंड क्या होगा, जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होगा, वाट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है, सबसे आसान सवाल है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली हमेशा नाइक्रोम की बनी होगी, ठीक है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली हमेशा किस चीज की बनी होगी, नाइक्रोम की। चलिए नेक्स्ट सवाल, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एकदम सबसे आसान सवाल है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी, ऊर्जा। इंग्लिश में इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आपका एनर्जी। बल को इंग्लिश में कहा जाता है फोर्स, गति शक्ति को कहा जाता है आपका पावर, ठीक है। देखिए बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा, कमेंट इसलिए कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी ये पता चलेगा कि हाँ आप हमारे वीडियो को पसंद करें तो हम और ज्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लेके आएंगे। देखिए अक्सर ब्रांड के पीछे मेहनत बहुत कम होती है, लेकिन जो छोटे चैनल होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आपके पास अच्छे कंटेंट पहुंचाने के लिए। तो आपसे भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ऑस्टर्ट के द्वारा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा की जाती है, ऑस्टर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, चुंबकीय बल की रेखा प्रकृति में कैसी होती है, चुंबकीय बल रेखा काल्पनिक होती है, ये आपको दिखाई नहीं देती है, काल्पनिक होती है, माना जाता है कि ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, विद्युत धारा की उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जनरेटर, मतलब जनरेटर के द्वारा क्या करते हैं हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो लघु पतन होता है, लघु पतन के समय क्या होता है आपका, लघु पतन के समय आपका क्या होता है कि इनमें जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 25, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है, हीलियम है, एल्युमिनियम है, यूरेनियम है या क्रोमियम है। तो अगर आपने याद रखा होगा तो आज हम लोग जब फिजिक्स लेसन 6 कर रहे थे तो इसमें सवाल आपसे पूछा गया था नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु, और इसमें आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यूरेनियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ये हो जाएगा आपका सूर्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो हम जानते हैं कि हाइड्रो होता है, हाइड्रो को जल कहा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रो। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अच्छा कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जितना भी हम लोगों ने टेस्ट लिया था ये सब उसी का ऐसा लग रहा है कि 2 कॉपी आ रहा है, लेकिन बोले कि निम्नलिखित में से कौन सी युगल एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा AgNO3, ठीक है। अब हम कैसे वो बाद में आपको क्लास में आपको समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया के उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, बोला कि जब साग सब्जी सड़ गल जाता है तो कंपोस्ट खाद बनाता है, तो ये किस तरह की अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कहलाती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इनमें से अवक्षेपण जो है वो अवक्षेपण ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। दहन ऑक्सीकरण के कारण पॉसिबल है, भोजन के पचन ऑक्सीकरण के कारण पॉसिबल और श्वसन ऑक्सीकरण के कारण पॉसिबल है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। एक तो इसका एकदम रट जाइएगा, ये कुछ ऐसे सवाल है जिसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? ठीक है, इसमें से जो है PbNO3 ये आपको जो है ये संतुलित नहीं है। अब कैसे संतुलित नहीं है इसको भी आराम से क्लास में किया जाएगा। अभी हमारे पास समय कम है तो केवल हम ऑब्जेक्टिव को करते जाएंगे। बोले कि कोई भी लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः मान क्या होगा? अगर 33 का देखते उसका पीएच मान होगा तकरीबन 11, क्योंकि विलेन को लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है, तो इसकी जो क्षारता है वो बढ़ते चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, यशद पुष्प क्या है? ठीक है, अब देखिए यशद पुष्प को इंग्लिश में क्या किया गया? फिलोसफर वूल, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, बोले कि निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? ये आराम से हमने पढ़े थे, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। मधुमक्खी के डंक में एथेनोइक अम्ल है। ठीक है, मधुमक्खी, एक मिनट रुकिए, मधुमक्खी के अम्ल एथेनोइक नहीं मेथेनोइक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में जो होता है वो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। 36 का ए हो जाएगा। अब आते हैं 37 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या था? CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? CaSO4 × ½ H2O। इसमें कहां पे? यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 37 का बी। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आते हैं। बोला है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आते हैं। 39 बोला है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? तो P। अब P क्या है वो आप समझ लीजिएगा, इससे आसान चीज नहीं हो सकता है। ठीक है, बोले कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट कॉपर का अयस्क माना जाता है। बोले कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है हमारी 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? 42 में देखिए, 42 में कह रहा है कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी है? तो गंधक की परमाणु संख्या होती है सल्फर, सल्फर का होता है 16। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहे हैं कि अभिक्रियाशील समूह CO को कहा जाता है, इसको कार्बोनिल समूह कहा जाता है। जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं कार्बनिक में। क्वेश्चन नंबर 44, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग में एथेनाई गैस का इस्तेमाल किया जाता है। किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग में? एथेनाई गैस का। ठीक है, सॉरी 45 में पढ़ेगी कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य? कार्बन आवर्त सारणी के जो है D14 का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 46 में हम आते हैं। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंध बनते हैं? तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन धातु है? ये हो जाएगा F। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ये हो जाएगा आपका 7 आवर्त होती है। आपको याद है कौन कौन से? इस तरह से एक हम लोग पर वर्ग पढ़े थे, इस तरह से ऐसे पढ़े थे, यहाँ से 1 2 3 4 फिर 1 2 3। क्लास का याद है? हाँ, तो उसको रिवीजन कर लीजिए। 49 बोलेगी पोटेशियम के यदि परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? यदि परमाणु की पोटेशियम संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता हो जाएगी हमारी 1। बोलेगी आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी 18। हम आपको यही बता रहे थे कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी है? 18। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में से कौन सा धातु है? तो धातु ये जो है ब्रोमियन हो जाएगा 12/24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आते हैं। बोले कि निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन? देखिए कागज उद्योग भी वन पर आधारित है, लाख उद्योग जिसे चूड़ी बनाए जाते हैं ये भी वन पर आधारित है, और टिम्बर उद्योग भी। मतलब इनमें से आंसर हो जाएगा सभी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। 53 में कह रहा है कि सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है टपकन विधि, जिसको ड्रिपिंग इरिगेशन कहते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1981 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। एक मिनट, जो हम लोग 54 नंबर जो क्वेश्चन है, एक मिनट देखिए क्या हम नहीं 54 नंबर क्वेश्चन का माफी चाहेंगे। क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1973 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आते हैं। 55 में हमारा सवाल है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृत कवक क्या है? मृत पोषी विधि इसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ आते हैं। 56 बोल रहा है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे आ रहे हैं। 56 में क्या कि निम्नलिखित में से एक जैविक प्रक्रम
वाला पदार्थ है। तो देखिए पॉलिथीन कभी नहीं गलेगा, रबर कभी नहीं गलेगा, गलेगा क्या? मृत घास। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 56 का ए। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि मनुष्य में पाचन, एक मिनट रुक जाइए, 57 में बोल रहा है आपका कि मनुष्य में क्या कह रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन 57 में कह रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ सबसे आसान चीज कहाँ गया भाई, कहाँ से शुरू होगा? मुख्य गुहा से। आप मुख से ही खाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या है? सजीवों में देखिए सजीवों के अंदर श्वसन भी पाए जाते हैं, पोषण भी पाए जाते हैं और प्रजनन भी पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 59 नंबर क्या कह रहा है? बोले कि किण्वन क्रिया कहाँ होती है? किण्वन क्रिया कहाँ होती है? किण्वन क्रिया होती है ईस्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? देखिए 60 कह रहा है कि वायवीय श्वसन क्रिया में, देखिए वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायवीय श्वसन क्रिया के अंदर हमेशा हम O2 गैस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 61 में बढ़ेगी कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? वसा को कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है, ग्लूकोज को कहा जाता है, किसको? तो कोशिकीय जो ईंधन है, कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को। फॉर्मूला C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो ये होता है पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन होता है ये होता है आपका पत्ती के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। बोले कि मानव हृदय तंत्र का भाग है किसका? परिसंचरण तंत्र का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? आरबीसी, फाइब्रिनोजिन, लसिका या कौन? तो ये जो होगा आपका फाइब्रिनोजिन है, ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 65 में आते, 65 में आपको बोल रहा है, क्या सवाल है भाई 65 में? 65 में सवाल है आपका कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। 65 में देखिए 65 में बढ़ेगी पादप अपशिष्ट संचित रहते कहाँ पर? तो पादप जो अपशिष्ट है ये संचित कहाँ पे रहेंगे? पादप छाल में भी रहते हैं, उसका रिक्ताओं में भी रहते हैं, पत्तियों में रहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहे कि एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है NH3। क्वेश्चन नंबर 67 बोले कि वृक्क का कार्य क्या है? वृक्क का कार्य है उत्सर्जन करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है किडनी, देखिए ना किडनी क्या करता है? छान के बाहर निकालता है। 68 में बोले कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इनमें जो है साइटोकाइनिन, ये आप क्या होता है पादप हार्मोन के तौर पे जाने जाते हैं। तो इंसुलिन, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन ये सभी मानवीय है, मतलब जिसको क्या कहते हैं मानव, ह्यूमन हार्मोन के अंदर ये शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है कि फल पकाने, ठीक है 69 में क्या बोल रहा है? 69 में फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? 69 का जो है एथिलीन, एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है कच्चे फल को जबरदस्ती पकाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य में कपाल तंत्रिका कितनी संख्या पाई जाती है? 12 जोड़ी, मतलब मनुष्य के कपाल के अंदर कितनी जोड़ी पाई जाती है? कितना संख्या होता है? 24। 71 रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? हाइड्रा में जो हमारा प्रजनन होता है, हाइड्रा का प्रजनन विधि हमारा मुकुलन विधि द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 74 शुक्राणु बनता है कहाँ बनता है? गर्भाशय में, मूत्राशय में, अंडाशय में या वृष्ठ में? तो जो शुक्राणु बनता है ये बनता है आपका वृष्ठ में। 74 का डी। क्वेश्चन नंबर 75 जीवों में उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 ऑक्ट्योरेप्टिड्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये एक जीवाश्म था, ये भी सही है। इनके जबड़े में दांत, उंगली में नख थे, ये भी सही है। और इनमें डहने तथा पंख थे, मतलब ऑप्शन डी आपसे क्या हो जाएगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ आते हैं। 77 में बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? घोंगा जो होते हैं, घोंगा प्रजनन के बाद अपने मतलब लिंग में परिवर्तन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आता है? जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल या इनमें से सभी? अगर हम 78 का देखेंगे तो 78 का आंसर होगा डी, क्योंकि पर्यावरण के अंदर जलमंडल भी आते हैं, वायुमंडल भी आते हैं और स्थलमंडल भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। 79 में कह रहा है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? मेढक क्या हो जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता। और 80 में आते हैं तो निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन का है। तो हमने 80 ऑब्जेक्टिव को एकदम सही आंसर के साथ किया है। आपसे उम्मीद है कि आपने काफी चीज सीखा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग जैसे आज 3 दिसंबर है तो 3 दिसंबर को हम साइंस कर रहे हैं।
5 दिसंबर को हम करेंगे हिंदी, 6 दिसंबर को हम करेंगे और सब करेंगे मैथ। मतलब 5 दिन में आपका पूरा जो मॉडल पेपर है वो पूरा हो जाएगा खत्म। और साथ में रात का जो सेशन चलेगा उस रात के सेशन में हम इसका ऑब्जेक्टिव भी साथ में हम करते चलेंगे, ताकि एक तरफ आप पढ़िएगा और दूसरी तरफ आप उसका क्या दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, इससे हो जाएगा डिवीजन। तो चलिए ये पूरा का पूरा 25 हमारे ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका था। अगर आप मुझे सब्जेक्टिव की तरफ कह रहे हैं तो हम आपको सब्जेक्टिव भी दिखा देते हैं कि सब्जेक्टिव का सवाल कितना आसान था। देखिए ये रहा सब्जेक्टिव। फिजिक्स में देखिए आवर्धन किसे कहते हैं, नहीं होता है। अवतल लेंस को सारी लेंस क्यों कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन से क्या समझते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता क्या है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करते हैं, मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम, ऊर्जा का अच्छा स्रोत। हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी सवाल होगा जो हम टेस्ट में आपसे नहीं पूछे हों और आपने टेस्ट में इसका जवाब नहीं दिया। हम क्यों बोले, 10th पेशेंस की चीज है। अगर आपके अंदर पेशेंस है अब टॉप करिएगा। किरण आरेख की मदद से उत्तल तथा अवतल लेंस के प्रथम, हाँ ठीक है, ये सवाल क्लियर किया जाएगा और ये सवाल क्लियर किया जाएगा 9 और 10, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद रसायन में आ जाइए। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है, विकृत गंधिता से क्या समझते हैं, खारे जल को मृदु बनाने में सोडियम कार्बोनाइट का उपयोग, आश्रित जल विद्युत। हम आपको क्लियरली बता देते हैं कि सब्जेक्टिव का अगर आप कहिएगा तो हम आपको उसका एक अलग से वीडियो बना के आपको दे देंगे। लेकिन इसमें अधिकांश सब्जेक्टिव में 90% प्लस ऐसे सवाल है जो आपसे टेस्ट में पूछे गए हैं और आपने उसका जवाब भी दिया है। तो ये है, ये आपको PDF हम आपको भेज देंगे। तो चलिए आज की क्लास की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। आप चैनल के ऊपर लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो।